पृथ्वी पर जीवन का प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले यहाँ वनस्पतियाँ एवं पशु अस्तित्व में आए। वर्षोपरांत धरती पर मानव जाति का दुष्प्रभाव शुरू हुआ। लाखों प्रजातियां जो जंगलों में निवास करते थे विलुप्त होने लगे। लालची मानव अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वन्य प्रजातियों के घरों में घुसने लगे। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ा और साथ ही नाना प्रकार की प्रजातियां या तो विलुप्त हो गईं या विलुप्त होने के कगार पर आ गईं। दुनिया के हर एक कोने में विशिष्ट प्रकार के दुर्लभ जानवर और पशु पक्षी पाए जाते हैं, जैसे कि अलास्का की रेंडियर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के कंगारू और हमारे भारत में मोर। वन्य जीवन की तस्वीर अत्यंत चिंताजनक होती जा रही है, किंतु सरकार ने इसके संरक्षण के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। वन्य प्राणियों को संरक्षित करना एवं उनका शोषण रोकना सरकार के कई कार्यक्रमों में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत में भी जनसंख्या विस्फोट, वन्य प्राणियों को सौंदर्य सामग्री हेतु प्रयोग करना तथा शोषण करना एक महत्वपूर्ण कारण है, जिससे दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं या विलुप्त होती नजर आती हैं। सरकार के इन्हीं सारे कार्यक्रमों में से एक है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान झारखंड प्रांत के लातेहार और पलामू जिलों के जंगलों में विस्तृत है। इसमें पलामू व्याघ्र आरक्षित वन के 1026 वर्ग किलोमीटर के अलावा 289 वर्ग किलोमीटर के अन्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह पार्क 1974 में स्थापित हुआ एवं यह भारत के सबसे पुराने बाघ संरक्षण क्षेत्र में से एक है, जिसे पहले पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ बड़ी संख्या में बाघ, तेंदुआ, जंगली भालू, बंदर, सांभर, नीलगाय, मोर और चीतल शामिल हैं। 2013 ईस्वी के दिसंबर महीने में जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की बैठक हुई, तो उसमें ये निर्णय लिया गया था कि 3 मार्च को हम लोग विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाएं। इस दिवस को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस एक दिन में पूरे विश्व के सभी लोगों का ध्यान वन्य जीवों के सुरक्षा संरक्षण के विषय पर फोकस में लाया जाए, उन पर फोकस किया जाए, उस पर विचार किया जाए। हम लोग जानते हैं कि पूरे विश्व में विभिन्न देशों के बीच जो अवैध गतिविधियां हो रही हैं, तस्करी जो हो रहा है, उसमें वन्य जीवों का और वन्य जीवों के शरीर के विभिन्न अंगों का जो व्यापार है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर ये हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरे पास अभी पूरा डेटा तो नहीं है, स्पष्ट डेटा, लेकिन हथियारों के व्यापार के बाद मुझे लगता है कि वन्य प्राणियों की तस्करी का जो अवैध तस्करी है, वो उसी का आकार पूरे विश्व में बड़ा है, जिसको कि रोका जाना आवश्यक है। हम ये भी जानते हैं कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो एक जगह जो जीव, एक महादेश में मान लीजिए कोई जीव मिलता है, दूसरे महादेश में उसका डिमांड हो जाता है और गलत तरीके से उस जीव को क्षति पहुंचाते हुए या तो उसका प्राण लेकर के या फिर पूरे के पूरे वन्य प्राणी को जीवित रूप में दूसरी जगह पहुंचा दिया जाता है, और उसके लिए माने बहुत करोड़ों अरबों रुपये का ये व्यापार चल रहा है। इन चीज़ों को रोका जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वन्य जीवों के ऊपर ही हम मानवों का भी अस्तित्व निर्भर है। ये पृथ्वी जो है, पूरी पृथ्वी जो सारे वन्य जीवों का और मानवों का पूरे का कि हमारा घर है ये पृथ्वी, उसको क्षति पहुंचेगी यदि हम अपने पूरे वन्य प्राणियों को नहीं संभाल पाए।
इसको समझने के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि वन्य प्राणी जब हम बोलते हैं या वन्य जीव बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ, तो उसका मतलब क्या है, उसको समझाने के लिए मैं आता हूँ कि हमारा जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम जो है भारत में, उसमें वाइल्ड लाइफ को किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है, उसको किस तरह से परिभाषित किया गया है। तो इसमें आप मोटे तौर पर ये समझिए कि प्रकृति ने एक कोशिकीय जीव से लेकर के और बड़े बड़े टेरेस्ट्रियल और जो एक्वेटिक बड़े बड़े जीव हैं, उन सबको सम्मिलित करके, और जितनी वनस्पतियां हैं संसार में सबको सम्मिलित जब हम करेंगे तो उसको मिला करके हम वाइल्ड लाइफ कहेंगे। उदाहरण के लिए आप आएँ, एक कोशिकीय जीव में आप जाएं जो कि आपको आँख से भी नहीं दिखता है, वैसे एक कोशिकीय जीव, जैसे हम लोग सभी बच्चे पढ़ते हैं प्राथमिक कक्षाओं में, अमीबा का नाम जानते हैं, उसी तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, इन सब को वहाँ से लेकर के, और जब जीवन का विकास हुआ पृथ्वी पर, और जब बहुत सारे माने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनना शुरू हो गया था, उसके बाद से जल में जीव का विकास हुआ, फिर उसके बाद से उभयचर हो गए, जब बाद में और भी कॉम्प्लिकेटेड जीव बनने लगे, और उसके बाद से फिर और उसमें सरीसृप आ गए जिसको रेप्टाइल्स बोलते हैं, वो आ गए, फिर उसके बाद से रीढ़ धारी सब आ गए। तो ये रीढ़ मतलब जितने तरह के हैं, इतनी प्रचुरता है, इतनी विभिन्नता है, इतनी डाइवर्सिटी है कि उसको समझना बहुत मुश्किल है। इन सारी चीज़ों को मिला करके हमारा जो विश्व है ये संचालित हो रहा है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान में पौधों की 970 प्रजातियां, घासों की 17, पक्षियों की 174, 49 तरह के स्तनधारी और 180 प्रकार के औषधीय पौधे मौजूद हैं, जो जंगल में रहने वाले हाथियों, गौर और भी कई जानवरों का भोजन है। इसके अलावा छोटे जीवधारियों की संख्या इतनी है कि अभी तक इनके वास्तविक संख्या का पता नहीं चल पाया है। गौर, चीतल, हाथी, बाघ, पैंथर, जंगली भालू, सांभर और नीलगाय देख पाना आम है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था 1947 में, उस समय हमारे देश में लगभग 40,000 बाघ थे। वर्ष 1970 आते आते बाघों की संख्या लगभग 1500 पे आ गई। तो उस समय जो बाघों को बचाया जाए और बाकी जो वन्यजीव है उसका संरक्षण हो सके, इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में। इसके उपरांत जो है 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए, और हमारा जो पलामू टाइगर रिजर्व है वो भारत का प्रथम 9 टाइगर रिजर्व में से एक है। टाइगर रिजर्व बनने के उपरांत जो एक टाइगर रिजर्व होता है, उसका जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है कोर एरिया, एक होता और दूसरा बफर एरिया। किसी भी टाइगर रिजर्व का कोर एरिया बाघों के विकास, बाघों के ब्रीडिंग और उसके संरक्षण तथा अन्य वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके लिए NTCA की गाइडलाइंस है, उसके अनुसार कोर एरिया को हम लोगों को पूर्णतः व्यवधान मुक्त रखना है। कोर एरिया को डिस्टर्बेंस फ्री रखने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कोर एरिया में जो गाँव बसे हुए हैं उसको हम लोग कोर क्षेत्र के बाहर रिलोकेट करें। इसके 2 फायदे होते हैं। एक तो कोर क्षेत्र में बाघ और अन्य वन्य जीवों के रहने के लिए जो एक डिस्टर्बेंस फ्री एरिया है उसका निर्माण होता है। साथ में जो ग्रामीण बसे हैं कोर क्षेत्र में, जहाँ पे कि विकास का होना काफ़ी मुश्किल है, उनको भी हम लोग शहर, जिला, ब्लॉक मुख्यालय के नज़दीक बसाकर विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। अब तक देश में 500 से अधिक गाँवों का रिलोकेशन हो चुका है, परंतु दुर्भाग्यवश हमारे झारखंड के एकमात्र टाइगर रिजर्व पलामू टाइगर रिजर्व में हम लोग आज तक एक भी गांव को कोर एरिया से बाहर रिलोकेट नहीं कर पाए हैं। दूसरा जो कारण है PTR में जो बाघों की संख्या में कमी आई है, PTR के कोर क्षेत्र में 9 किलोमीटर क्षेत्र में रेलवे की दोहरी लाइन बिछी हुई है, जिसमें प्रतिदिन 100 से अधिक ट्रेनों का परिचालन होता है। इसके कारण हमारे वन्यजीव काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। तीसरा कारण है कि स्टेट हाईवे 9 जो कि हमारे PTR के बीचों बीच गुजरता है, और ये इस क्षेत्र का एकमात्र वो रोड है जो कि महुआ डांड सब डिवीज़न, गारू ब्लॉक, परवाडी ब्लॉक को जोड़ता है। वहाँ पर दिन रात हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है। चौथा जो एक कारण है यहाँ पे कि देश के जो अन्य टाइगर रिजर्व हैं उसका जो फॉरेस्ट का पैच है वो एक बड़ा पैच है। हमारे पलामू टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट का बड़ा पैच मौजूद नहीं है, फ्रैगमेंटेड फॉरेस्ट है, और इसके बीच में काफ़ी गांव बसे हुए हैं। तो इन गांव में काफ़ी आबादी है, काफ़ी मवेशी है, जो मवेशी जो है चराई के लिए भी हमारे PTR के जंगलों का ही उपयोग करते हैं। तो वन्य जीवों के निवास के लिए, उसके विकास के लिए पर्याप्त स्थान मौजूद नहीं ये रहने के कारण हमारे PTR में बाघों की संख्या में वृद्धि नहीं हो सकी, जबकि हमारे देश में
पिछले 2006 से 2018 के बीच बाघों की संख्या दुगनी हो गई। वन और वन्य जीव दोनों एक साथ चलते हैं। वनों को फैलाव करने में, वनों को सुरक्षा देने में, उनको बढ़ाने में, उनके बीजों को बिखराने में वन्य जीवों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए जब कभी भी पर्यावास या इकोलॉजी को हम लोग देखते हैं तो वन और वन्य जीव को अलग नहीं कर सकते हैं। तो वन एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो इसके अंदर इतने तरह के वन्य जीव हैं, तो कुछ वन्य जीवों को लेकर के हम लोग संरक्षण का काम करते हैं। और वास्तव में एक बहाना है कि वन्य जीव यदि हैं, कोई वन्य जीव को हम बचाते हैं तो वो बहाना है उस भाग के, उस भूभाग के सभी के इकोलॉजी और उसके पर्यावास को बचाने का हम लोग काम करते हैं। जैसे भारत में ही ले लें, हम लोग व्याघ्र योजना आरंभ हुई, टाइगर प्रोजेक्ट हुआ। तो टाइगर तो एक बहाना था। जैसे यहाँ भी जहाँ हम लोग बैठे हैं आज, पलामू व्याघ्र योजना, ये पलामू व्याघ्र योजना भी बाघ के नाम पर ही संरक्षण देने के नाम पर बनाई गई। एक सिंबल जरूर है बाघ, लेकिन उसके बहाने ये 1300 स्क्वायर किलोमीटर के भूभाग को हम लोग संरक्षित कर रहे हैं, इसके इकोलॉजी को संरक्षित कर रहे हैं, इसके वनों को और दूसरे अन्य जीवों को भी संरक्षण दे रहे हैं। तो इसलिए वन्य जीव का संरक्षण या इसको दिवस के रूप में मनाना एक आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के बीच में जाने की ज़रूरत होती है कि वन्य जीव के नाम पर इतने भूभाग को हम लोग संरक्षित करना चाहते हैं। डोंगरा, चील, तीतर, लाल जंगली मुर्गी, मोर तथा कोयल जैसे खूबसूरत पक्षियों को यहाँ चहलकदमी करते हुए देखा जा सकता है। सांपों की प्रजातियाँ जैसे करैत, नाग, दबोइया और 10 मीटर की लंबाई वाला अजगर भी यहाँ देखा जा सकता है। ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान और हमारा ये बेतला टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जो अधिसूचित है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व है। 70 के दशक में जब पूरे देश में बाघों की घटती संख्या को लेकर केंद्र सरकार को चिंता हुई थी और उन्होंने प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना की थी, तो उसमें पूरे देश में 9 टाइगर रिजर्व्स को चुना गया था, जिसमें से पलामू टाइगर रिजर्व एक था। उस समय बाघों के संरक्षण को लेकर बहुत सारे उपाय, कदम उठाए गए थे, अधिसूचित किए गए थे, बहुत सारे पहल किए गए थे, जिसका फल आज देश के बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स, पन्ना, पेंच, बांधवगढ़, इन सारे टाइगर रिजर्व्स में देखने को मिलता है। आपका कहना सही है कि जो सरकार ने हमें संसाधन दिए हैं, उसका जो समुचित प्रभाव ये कह लेना चाहिए कि जो फील्ड में दिखना चाहिए यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व में, वो नहीं मतलब देखने को मिल रहा है। बार बार यह सूचना आती है समाचार में और सबको पता है कि बाघों की जो संख्या है निरंतर घटती रही है। तो इसका जो सबसे प्रमुख मुझे कारण लगता है, इस 1100 वर्ग किलोमीटर के पलामू व्याघ्रारक्ष पर जो बढ़ते हुए जैविक दबाव का है। इस टाइगर रिजर्व के चारों ओर की परिधि को अगर देखें तो लगभग 200 गांव इस टाइगर रिजर्व के अंदर और इसके आसपास के क्षेत्र में बसे हुए हैं, जहां लोग जो हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इसके वनों पर आश्रित हैं। जलावन की लकड़ी के लिए, महुआ चुनने के लिए, जल के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हैं इस पर आश्रित हैं। टाइगर को उसके प्रजनन के लिए और उसके संवर्धन के लिए जो है एक
एक बाघ को कम से कम 10 वर्ग किलोमीटर का जो है मानव व्यवधान रहित क्षेत्र चाहिए होता है। परंतु आज ऐसी स्थिति है कि जो हमारे इवन कोर क्षेत्र में भी पूर्णतः मानव व्यवधान रहित क्षेत्र नहीं बच गया है। हमारे कोर क्षेत्र में जो हैं 8 वनग्राम बसे हुए हैं, जो बहुत ही कह सकते हैं कि टाइगर के प्रजनन और संवर्धन के लिए बहुत ही उपयुक्त नहीं है। और वो क्षेत्र जो हैं बहुत ही पोटेंशियल रखते हैं अपने आप में। वहाँ अगर उनको मानव व्यवधान रहित उनको वातावरण दिया जाए तो बाघों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। ऐसा जो है वैज्ञानिक रूप से स्थापित है, ये प्रूवन है। बाकी टाइगर रिजर्व में मानव व्यवधान रहित क्षेत्र बनाने के लिए कोर क्षेत्र से ग्रामों का जो है स्वैच्छिक पुनर्वास करवाया गया है। आज पूरे देश में लगभग 250 से ज़्यादा जो है ग्राम स्वैच्छिक पुनर्वास के जो NTCA का जो पैकेज है वो एक्सेप्ट करके बाहर विस्थापित हुए हैं। इससे जो है वन्य जीव और जो वहाँ लोग रहते हैं दोनों के मतलब फ़ायदे की बात है। वन्य जीव को मानव व्यवधान रहित क्षेत्र मिल जाता है और जो जानवर हैं वन्य जीव को तो मिल ही जाता है मानव व्यवधान रहित क्षेत्र। और जो वहाँ पर जो लोग रहते हैं कोर क्षेत्र में बसे होने के कारण उनको कई बार जो है जो स्थापित नियम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में उसके हिसाब से उसमें बहुत सारी ऐसी संरचनाएं हैं जो हम नहीं वहाँ बना सकते हैं, तो उन तक जो है विकास सही तरीके से नहीं पहुँच पाता है, तो उन्हें भी कठिनाइयाँ होती हैं। उद्यान वन्य जीव संरक्षण का काम तो करती ही है, साथ ही साथ एक मनोरम पर्यटन स्थल के रूप में भी मानी जाती है। आसपास खूबसूरत दृश्यों से घिरे इस उद्यान में पलामू किला, लोध झरना, तलाहा, गरम झरना, मंडल बांध और बरवाडीह शिव मंदिर दूसरे घूमने की जगहें हैं। मार्च का महीना पार्क घूमने के लिए सही माना जाता है, जब यहाँ मौजूद ज़्यादातर जीव जंतु देखे जा सकते हैं। वन्य जीव संरक्षण एक बहाना के रूप में है। वास्तव में हम लोग इकोलॉजी बचा रहे हैं, इकोसिस्टम बचा रहे हैं, अपने पानी को बचा रहे हैं, अपनी हवा को बचा रहे हैं और जिसके चलते मनुष्य का अपना जीवन संरक्षित हो रहा है। आज ले लें हम लोग यही पलामू व्याघ्र योजना के इन वनों को यदि आप साफ कर दें, काट दें, तो मरुस्थल हो जाएगा पलामू का। एक किसी भी गांव में बारिश नहीं होगी, कहीं कोई फसल नहीं होगी। हम लोग अपने कुछ स्वार्थी लोग इन वन्य जीवों को नष्ट करने पर ज़रूर लगे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग समझते हैं कि इनके बिना हमारा कोई गुजारा नहीं है। इको टूरिज्म पर्यटन का एक जो ऐसा स्वरूप है जिसमें हम वातावरण को, पर्यावरण को केंद्र बिंदु के रूप में रखते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इको टूरिज्म इनकी सहायता कर सकता है। पलामू व्याघ्र आरक्ष के दक्षिणी प्रमंडल का मैं उपनिदेशक हूँ, तो मैं ज़्यादातर वहीं की बात करूँगा। तो उस क्षेत्र में कई ऐसे स्थल हैं जो इको टूरिज्म के रूप से अपने आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, जैसे सुग्गा बांध कह लीजिए, मिर्चैया फॉल, बागे चंपा का जो संगम है जहाँ पर कोयल और बूढ़ा नदी आकर मिलती हैं, और बूढ़ा घाघ फॉल जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो इन सब क्षेत्रों में इको टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। वहाँ अगर ग्रामीणों की सहायता से, जैसा कि भारत सरकार का यह नियम भी है कि जो वन क्षेत्र में और जो वन्यजीव क्षेत्र हैं वहाँ से जो भी टूरिज्म की संभावनाएं हों, उसमें वहाँ के जो इको विकास समिति है, वहाँ के लोकल जो नागरिक हैं उनको शामिल करके टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए, उनकी सहभागिता हो, वहाँ से मिलने वाले जो भी आर्थिक लाभ हैं उसमें उनकी हिस्सेदारी हो। तो अगर इसको हम लोग एक अपना गाइडिंग प्रिंसिपल मान के अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो अवश्य ही उनको वहाँ से आर्थिक सहायता मिलेगी और वो पर्यावरण की ओर झुकेंगे। और एक बार अगर उन्हें
पर्यावरण की ओर झुकाव आर्थिक लाभ के कारण अगर होता है तो वो भी ज़रूर वन्यजीव के संरक्षण में हमारे साथ खड़े होंगे। ये हर परिवार में यहाँ पर 4 से 6 छोटी वाली गाय भैंस है। एक गाय भैंस 15 किलो करीब चारा खाती है। और हम लोगों ने अपना जो देखा है 1,65,000 करीब मवेशी पलामू व्याघ्र योजना के क्षेत्र में इन्हीं वनों में चराई करते हैं। तो 1,65,000 गुने 15 किलो घास तो रोज चाहिए। यदि आप मैनेजमेंट नहीं करेंगे ठीक से तो आपको कितना दिन लगेगा इसको ख़त्म होने में। 30 क्विंटल लकड़ी हर परिवार को चाहिए जाड़ा में तापने के लिए, घर बार बनाने के लिए, खेती के लिए। 30 क्विंटल लकड़ी 1 साल में, और परिवार हैं यहाँ पर जितने भी उसमें लें तो ख़त्म हो जाएगा। 1 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। आज 200 से अधिक गांव पलामू व्याघ्र आरक्ष पर आर्थिक दृष्टि से निर्भर करते हैं। इन गांवों की मुख्य आबादी जनजातीय है। इन गांवों में लगभग 1 लाख लोग रहते हैं। पलामू के खूबसूरत वन, घाटियां और पहाड़ियां तथा वहां के शानदार जीव जंतु बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। 3 मार्च 2021 है आज जो हम लोग ये विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मना रहे हैं आज की तिथि को। ये इसलिए है कि आज कम से कम एक दिन पूरे विश्व के सभी लोग, चाहे वो जंगल के अंदर या उसके आसपास रहने वाले लोग हों, छात्र हों, छात्राएं हों, शिक्षाविद हों या किसी भी पेशे के लोग हों, वो सब मिल कर के इस महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि सीधा हमारी अपनी इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी के अस्तित्व के ऊपर से जुड़ा हुआ है, हमारा अस्तित्व ही इस पर निर्भर है, इस महत्वपूर्ण विषय पर सभी लोग विचार करें और यह सब लोग प्रण लें कि हम लोग वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण करने के लिए अपना पूरा प्रयास लगाएंगे। और जो अपराधी तत्व, पोचर्स, जो देश के अंदर और देश के बाहर भी वन्य प्राणियों का शिकार करके और उनके वन्य प्राणियों की तस्करी करते हैं, उनके शरीर के विभिन्न अंगों की तस्करी करते हैं, उसको रोकने में हम आम जनता सब लोग जो है सहयोग करेंगे। सूचना दे करके विभिन्न जो एजेंसियां जिसके लिए कानूनी रूप से इसको रोकने के लिए काम कर रही हैं, उनको हम सूचना भी दे करके अपना सहयोग इस काम में लगा सकते हैं।